और इसको भी बाकी एग्जाम जैसे हमारे आईआईटी वगैरह के एग्जाम एकदम फुल प्रूफ हो रहे हैं, आईएएस का एग्जाम हो रहा है, भाई डॉक्टर भी बना रहे हो आप, आईआईटी में क्या इंजीनियर बना रहे हो क्या, डॉक्टर को ऐसे ही बना दोगे कि जाके आपकी जान लेगा फिर बाद में। बुरा हुआ स्टूडेंट के साथ में, लेकिन मैं बता रहा हूँ आपको इससे भी बुरा पहले हुआ है कि पता है आउट होकर के भी लोग सेलेक्ट हुए हैं लेकिन फिर भी कुछ नहीं हुआ। और अगर आपके अंदर आपके बच्चे में पूरी मतलब कहते हैं ना कि उसको चाहत है दिल से, तो वो पढ़ के निकालेगा, नहीं है तो फोर्स करके करेंगे तो नहीं फायदा है। कि बताओ सूर्य की रोशनी तो अमृत है, सिर्फ नवजात के लिए नहीं है, हम सब के लिए है। जॉन्डिस फिजियोलॉजिकल बहुत कॉमन है छोटे बच्चे में पैदा होने के बाद, सबको थोड़ा बहुत होता है। उसको ठीक करने का एक ही तरीका है, सूर्य की रोशनी। हमारे देश में विटामिन डी की डेफिशिएंसी मुझे लगता है 99% लोगों में। नहीं देखिए ऐसा है ना कि आपने कहा ना पढ़ाई मोबाइल पे ठीक है, एंटरटेनमेंट मोबाइल पे वो भी ठीक है, पर खेल मोबाइल पे ठीक है। क्योंकि इतना टाइम आज किसी के पास है नहीं कि वो चारों चीजें कर ले, इवनिंग, मॉर्निंग, जिम, योगा, ये सारी चीजें संभव है। तो कैसे वो डिसाइड करे कि ये एक चीज कर लूँ और अगर आप युवा हैं तो ब्रिस्क वॉक करिए, नॉर्मल वॉक करने से कुछ नहीं होने वाला। तेज, हाँ तेज चलिए, वो आपका कार्डियो का काम करेगा, कम से कम 30 मिनट 35 मिनट चलिए, तेज चलिए। और महिलाओं के लिए भी यही एडवाइस है। महिलाओं को लगता है कि हम जिम जाएंगे दाढ़ी मूंछ आ जाएगी, बिल्कुल नहीं। बॉडी बन जाएगी, बिल्कुल नहीं। दाढ़ी मूंछ और बॉडी के लिए आपको टेस्टोस्टेरोन हार्मोन चाहिए जो सिर्फ मील्स में होता है। फिर एक और है, वजन बड़ा तेजी से बढ़ रहा है, लोगों का पेट निकल जा रहा है। अब लोग सोच रहे हैं कि मैं वॉकिंग करके इसको कम कर लूँ, कुछ लोग सोच रहे हैं जिम करके कम कर लूँगा, डाइट कंट्रोल कर लूँ, लेकिन कंट्रोल हो नहीं रहा है। सबसे मुश्किल काम है जब आप जैसे मान लीजिए कि आप बहुत तेजी से चलते हैं, जब 20 मिनट हो जाता है ना, तब उसके बाद बॉडी को लगता है कि यार कुछ इमरजेंसी आई है इसके साथ, क्योंकि बॉडी का एक्सेस चल रहा होता है अंदर ही अंदर, आपके कहने से नहीं है। 20 मिनट बाद लगता है कुछ इमरजेंसी आई है, तब वो फैट बर्न करना चाहिए। अच्छा सर, घुटने की समस्या बड़ी जल्दी आने लगी लोगों में। 30 साल के ऊपर जाते ही लड़कों में घुटने की समस्या, महिलाओं में और ज़्यादा और जल्दी हो रहा है, महिलाओं में बहुत घुटने की समस्या। तो इसको कैसे कंट्रोल किया जाए? क्योंकि हर आदमी सर्जरी कराने से डरता है और सर्जरी थोड़ा टफ भी। देखिए ऐसा है ना कि लेकिन जो बोलूंगा वो सर्जरी से भी मुश्किल है। लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन वही तो लोगों से नहीं हो रहा आजकल। किसी को बोल दीजिए कि भैया इसका कोई दवा नहीं है, तुम अपनी गलत आदतें ठीक करो, तो घुटने की समस्या का नंबर 1 कारण क्या है? लैक ऑफ एक्सरसाइज। नंबर 2 कारण क्या है? हैवी वेट, बैड ईटिंग हैबिट्स। हर मर्द की चाहे शुगर हो, चाहे बीपी हो, चाहे हार्ट हो, अल्पाहार, केवल अल्पाहार। अल्पाहार से बड़ा कोई इलाज ही नहीं है। सब जंक में सिर्फ और सिर्फ वजन बढ़ाने की चीजें हैं, वही वजह आपको कोलेस्ट्रॉल, हार्ट अटैक, ब्रेन स्ट्रोक सब कुछ देके जा रहा है। इस समय मैं देख रहा हूँ कि लिगामेंट फ्रैक्चर है, लेकिन उन्होंने कोई इलाज नहीं करवाया और आज वो सिर्फ चल पा रहे हैं, दौड़ना उनका बंद हो गया है। अच्छा सर, जॉइंट पेन भी काफ़ी जल्दी होने लग रहा है, कुछ लोग गठिया के बहुत शिकार हो गए हैं, इनके लिए भी कोई ऐसा घरेलू है हमारे पास? देखिए घरेलू तो है ही डेफिनेटली। देखो हम जो आपको जॉइंट पेन का जो भी इलाज है ना, किसी को भी घुटने में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है तो हम बोलते हैं भाई अखरोट खाओ, अलसी लो, फ्लैक्सी, और हल्दी दूध पियो, गोल्डन मिल्क उसमें काली मिर्च डाल के। फुटवेयर सबसे इम्पोर्टेंट है, आपके सारे कपड़े धरते हैं, तो जितना भी रिसर्च, जितना भी खर्चा आपको करना है ना, वो अपने जूते चप्पलों पे करें। वो खराब रहेंगे तो जोड़ अपने आप खराब हो जाएंगे। तो टाइट चप्पल, घिसी हुई चप्पल, उबड़ खाबड़ चप्पल अगर आप पहन के चल रहे हैं तो क्या होगा? आपके सारे झटके आपके एंकल, नी, स्पाइन पे आते हैं। अच्छा सर, प्रेग्नेंट महिला जब हो जाती है तो अक्सर सुना होगा आपने, उसके बैक में बहुत प्रॉब्लम्स है। हाँ, अब उसके लिए वो क्या डाइट ले, कैसे करे कि उसके बैक में इतना प्रॉब्लम ना आए, क्योंकि बहुत समस्या है। देखिए प्रेग्नेंट लेडीज में क्या होता है ना कि अरे आपने बच्चा पैदा किया, सबसे बड़ा काम है दुनिया का। आप वेट कम नहीं कर सकते, बट आपको पता होना चाहिए कैसे कम करना है, और ये हो सकता है। आज हम लोग बनारस के डॉक्टर नीरज श्रीवास्तव MBBS MS, उनसे पूछेंगे कि किस तरह से घुटना, कमर और जॉइंट का पेन नॉर्मली जल्दी आ जा रहा है, कम एज में आ जा रहा है, और किस तरह से उनका सफ़र रहा, और आज कैसे वो लोगों की, जो पेशेंट आ रहे हैं जिनका ऑपरेशन करना होता है, जिनको चेक करना होता है, तो कैसे डिसाइड होता है कि अब सर्जरी इसकी ज़रूरी है, किसकी नहीं है, इस पे चर्चा करेंगे। और जितने भी घुटने, कमर और जॉइंट के प्रॉब्लम्स हैं
उनके घरेलू उपाय भी पूछेंगे। सर सबसे पहले तो वेलकम है मेरे जी टैंक मैन न्यूज़ पर थैंक यू आपका। थैंक यू। हम लोग चाहते हैं सर कि आप जानते ही हैं, सबसे पहले अगर किसी नवयुवक का घुटने में प्रॉब्लम होगी, कमर में होगी, तो सर्जरी के नाम से वो डर जाता है। उसको लगता है कि सर्जरी डेफिनेटली बड़ी खतरनाक चीज है। तो इन सब के बारे में हम पूछेंगे सर। लेकिन जब आपने पढ़ाई का सफर शुरू किया सर, तो कैसे आपने ऑर्थो चुना, क्यों लगा? देखिए मैंने मद्रास से पढ़ाई की है, गवर्नमेंट किलपॉग मेडिकल कॉलेज में, वहाँ पे एमबीबीएस किया मैं। तो शुरुआत में तो एमबीबीएस निकला, उसके बाद फर्स्ट ईयर के बाद स्पोर्ट्स में बहुत मेरी रुचि थी और मैं अपने कॉलेज की क्रिकेट टीम के साथ भी खेला करता था। तो मुझे सेकेंड ईयर में जा कर के बैक में पेन शुरू हुआ बॉलिंग करते वक्त, जो कि एक स्पोर्ट्स इंजरी थी। तो जब दर्द हुआ तो मैं ऑर्थोपेडिक सर्जन को दिखाने गया। ऑर्थोपेडिक सर्जन ने देखा, सब सिकाई हुए, सब हुआ, एक्सरे हुआ नॉर्मल आया, एमआरआई हुआ वो भी नॉर्मल आया। तो यार ये ऐसे ही है, बेफिजूल, शायद घर से दूर लगा इसलिए स्ट्रेस में है, ये हाँ करके बिल्कुल। लेबल कर दिया गया। मुझे लगा यार स्ट्रेस से मुझे पेन कैसे हो सकता है, और मैं कोई ऐसा कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम थी नहीं। फिर मुझे मेरे एक फिजियोथेरेपिस्ट फ्रेंड ने बोला कि स्पोर्ट्स इंजरी स्पेशलिस्ट एक होते हैं, उनको दिखाओ, बिकॉज तुमको खेलने में ही दर्द होता है, उससे तो होता नहीं है। तो हमने पहली बार नाम सुना कि स्पोर्ट्स इंजरी स्पेशलिस्ट। तो भाई देखिए, चेन्नई थोड़ा आगे चलता है मेडिकल में। मैं आपको 2002 की बात बता रहा हूँ, उस टाइम पर। ओके। तो मैं जाके मिला और वो इंडियन ओलंपिक टीम वगैरह के भी स्पोर्ट्स इंजरी स्पेशलिस्ट सर्जन थे। उन्होंने मुझे देखा और मैं ऑलमोस्ट 2 साल तक परेशान था। मतलब 2001 लास्ट से ही शुरू हुआ था, 2002 भी लास्ट आने को आ गया और ठीक नहीं हुआ था। उन्होंने मुझे एग्जामिन किया, डायग्नोसिस बनाई, मेरे एक्शन को थोड़ा चेंज कराया, मुझे कुछ एक्सरसाइजेस बताई और मैं 1 महीने में ठीक हो गया और फिर से अपने कॉलेज टीम के लिए खेला, यूनिवर्सिटी खेला, स्टेट लेवल खेला, मैंने बहुत अच्छा खेला क्रिकेट। तो मुझे उस समय 2002 के लास्ट तक लगा यार ये फील्ड बहुत अच्छी है और ये प्रॉब्लम बहुत रेयर है, क्योंकि मैं वहाँ पर तो दिखाया ही था, फिर बनारस अपने घर आया तो यहाँ पर भी जितने भी डॉक्टर हो सकते हैं, यहाँ दिल्ली, लखनऊ, सब जगह दिखाया था, कुछ और नहीं हुआ। तो स्पोर्ट्स इंजरी भी एक फील्ड है जिसका स्पेशलिस्ट होता है, जो कि ऑर्थोपेडिक्स करने के बाद कुछ और भी ट्रेनिंग लेता है। ये मुझे पहली बार समझ में आया। तो एक 20 साल का लड़का, उसको एक फैसिनेशन हो जाता है कि यार यही करेंगे। तो बताओ, बिल्कुल। मैं सेकेंड ईयर में ही मेरे दिमाग में आ गया था कि मुझे स्पोर्ट्स इंजरी स्पेशलिस्ट बनना है। कैसे बनना है, क्या बनना है, मुझे कुछ ज़्यादा नहीं मालूम था। लेकिन वो जो घुसा दिमाग में ना, वो घुस गया कि अब चलो स्पोर्ट्स इंजरी स्पेशलिस्ट बनना है, मतलब पहले ऑर्थो करेंगे और उसके तुरंत बाद ट्रेनिंग करेंगे स्पोर्ट्स इंजरी की। तो ये डिसाइडेड था ओके, उसी दिन मन में ठान लिया उसी था दिन। आपने। और मैं बता रहा हूँ आपको, मेरी ये स्थिति थी कि जब सिलेक्शन था कि सिलेक्शन नहीं होगा, कुछ भी और मिलेगा मैं छोड़ दूंगा, लेकिन मुझे ऑर्थो ही करनी है और उसके बाद स्पोर्ट्स इंजरी स्पेशलिस्ट ही बनना है। और बताओ, मैं जिस दिन मेरा एमएस ऑर्थो का एग्जाम खत्म हुआ, रिजल्ट्स के पहले मैं स्पोर्ट्स इंजरी ट्रेनर, जो ट्रेनिंग सेंटर था कोयम्बटूर में, बहुत टॉप पर, मैं साउथ से पढ़ा हूँ पूरा, ओके। तो वहां मैं पहुंच गया था। बल्कि मुझे बोला तुम्हारी तो डिग्री अभी आई नहीं है। मैं कहा कोई बात नहीं सर, मैं कोई इनरोलमेंट नहीं, बस मैं खड़ा होकर देखता रहूंगा, 1 महीने में तो रिजल्ट आ ही जाएगा। बट मैं तभी पहुंच गया था कि यही सीखना है यही मुझे। सीखना है। तो वो जो ओरिएंटेशन और एक छोटे बच्चे के दिमाग में जो एक घुस जाता है ना, वो घुसा तो ये वहीं से हुआ, एक्साइटमेंट थी सर। बस तो निकाल के ही छोड़ा फिर। अच्छा सर, अभी आप देख रहे हैं कि नीट जैसा एग्जाम थोड़ा सा लीक हो जा रहा है। ये तो देखिए, हाँ। मैं आपको बताऊं ना कि इट इज़ गुड दैट इट इज़ कैंसिल्ड राइट नाउ। अगर आप मेरे से दिल से पूछेंगे तो जब मैं तैयारी कर रहा था ना, उस समय भी पेपर लीक होते थे। 2004 में तो बहुत मेजर पेपर लीक हुआ था, 2024 में भी लीक हुआ था और उस पर भी बातें उठी थी। तो नीट पेपर और जो ऑल इंडिया सीबीएसई सीपीएमटी पेपर्स, तो मुझे लगता है कि लीक होते ही आए हैं। ये एटलीस्ट पहले इस से लीक बार हो रहा है। हो रहे हैं। 20, आप याद करिए, लास्ट ईयर भी तो हुआ था। हाँ। लास्ट ईयर भी बात अभी हुई थी अभी लेकिन 24 दबा में दिया ही गया। बिल्कुल। 24 में तो बहुत तगड़ी हुई थी, 25 में भी हुई। 25 का थोड़ा सा कम। 24 में तो आपको याद होगा कि कुछ लोगों को ग्रेस मार्क दिया गया और कई लोगों के फुल मार्क्स आए। बिल्कुल मतलब आई डोंट रिमेम्बर नंबर्स एग्जैक्टली, लेकिन कई लोग टॉप रैंक में थे। पूरे 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 मार्क्स थे। तो ये तो शुरू से ही हो रहा है, ये दुर्भाग्य है कि ऐसा हो रहा है। और अभी तो मैं बोलूंगा कम से कम इस बार कैंसिल तो हुआ, कुछ तो टॉप अथॉरिटीज जागेंगी और इसको भी। बाकी एग्जाम जैसे हमारे आईआईटी वगैरह के एग्जाम एकदम फुल प्रूफ हो रहे हैं, आईएएस का एग्जाम हो रहा है, भाई डॉक्टर भी बना रहे हो,
आप आईआईटी में क्या इंजीनियर बना रहे हो, क्या डॉक्टर को ऐसे ही बना दोगे कि जाके आपकी जान लेगा फिर बाद में? बिल्कुल जो है। पेपर आउट करके जो निकलेगा उसका क्या ही होगा स्टैंडर्ड? हाँ, यहाँ तो सीधे ब्लेड तो है आपके हाथ आपको में। बिल्कुल चाहिए कि इस बार कैंसिल हुआ है, बुरा हुआ है स्टूडेंट के साथ में, लेकिन मैं बता रहा हूँ आपको, इससे भी बुरा पहले हुआ है कि पता है आउट होकर के भी लोग सिलेक्ट हुए हैं, लेकिन फिर भी कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं। एटलीस्ट अब शायद मैं होप करता हूँ कि जैसे आईएएस या आईआईटी के एग्जाम फुल प्रूफ होते हैं, लीक प्रूफ होते हैं, वैसे ही नीट का एग्जाम भी होने लग जाए, क्योंकि ऐसे खिलवाड़ नहीं कर सकते आप स्टूडेंट्स के साथ। सर, अभिभावकों के मन में थोड़ा बड़ी चिंता रहती है, अपने बच्चे को कौन सा सब्जेक्ट दें, नीट कराएं। आप समझ रहे हैं, नीट कराने में डर लगता है एक पेरेंट्स को कि इतना खर्चा कहाँ से आएगा, कैसे होगा। तो इसके लिए कोई ऐसा नहीं है कि भाई नीट मतलब बच्चे पढ़ें और एक लाइन हो जिस पे वो जाएं तो उनको एक डॉक्टर, क्योंकि ख्वाहिश जैसे आपके मन में जगी, तो बहुत से लोग हैं ऐसे जिनके मन में ख्वाहिशें तो आती हैं, देखिए बता लेकिन रहा हूँ, बहुत अड़चने हाँ आ मैं जाती आपको हैं। बता रहा हूँ कि चाहे आपको, देखिए अगर आपके मन में है कि आपको डॉक्टर बनना है और जी। सच में बच्चे को इंटरेस्ट है, फोर्स नहीं कर रहे हैं आप, हाँ, तो ही उसको बनना चाहिए। ये सिर्फ डॉक्टर के लिए नहीं है, ये सारी फील्ड्स के लिए है। इसकी जहाँ तक पैसे की बात है, ये मैं एक गलतफहमी मानूंगा कि मेडिकल की पढ़ाई बहुत महंगी है। अगर आपने मेरिट से निकाला है तो मेडिकल की पढ़ाई भी और किसी भी प्रोफेशनल पढ़ाई के बराबर है। मेरी फीस 4,600 रुपये सालाना हुआ करती थी 2001 में। एक चलो 4,600 उस समय कम नहीं था, लेकिन ज़्यादा भी नहीं था एक साल के लिए। हाँ, ज़्यादा तो नहीं। 12 महीने का 4,600 फीस था। एग्ज़ाम क्रैक करिए, मेरिट में आइए, गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लीजिए, और डेफिनेटली अगर आप नहीं क्रैक कर सकते हैं तो फिर तो एक नॉर्मल आदमी नहीं पढ़ा सकता किसी को पैसे दे करके, वो हर फील्ड में है। बिल्कुल। और अगर आपके अंदर, आपके बच्चे में पूरी, मतलब कहते हैं ना कि उसको चाहत है दिल से, तो वो पढ़ के निकालेगा। बिल्कुल नहीं है तो फोर्स करके करेंगे तो नहीं फायदा होगा। और दैट अप्लाइज टू एवरी फील्ड, क्योंकि आप देखते होंगे ना कि डॉक्टर बन के भी लोग डिप्रेशन में हैं, चाहे आप इंजीनियर बन के भी डिप्रेशन में है। शायद वही लोग हैं जो अपने काम को पसंद नहीं करते। अगर आप काम को पसंद करते हैं तो आप सिलेक्शन भी कर लेंगे, आप आगे भी एक्सेल करेंगे, आप अच्छी लाइफ व्यतीत करेंगे। तो अभिभावकों को यही बोलूंगा कि बच्चे का इंटरेस्ट देखिए, इंटरेस्ट जिसमें है उसी में डालिए। मेडिकल भी एक बहुत अच्छी फील्ड है, लेकिन मेडिकल कोई इकलौती फील्ड नहीं है। जिसमें बिल्कुल। इंटरेस्ट हो उसी में घुसना चाहिए, क्योंकि पूरा जीवन वही काम करना है। और आजकल तो आप जान ही रहोगे कितने ढेर सारे नए नए फील्ड आ रहे हैं, बहुत नए नए फील्ड आ रहे हैं। अच्छा सर, ऐसा भी हो सकता है बिना, जैसे जीएनएम वगैरह किया जा रहा है, उसके उसको करके भी लोग कुछ पढ़ाई करें और फिर डॉक्टर बन जाए, ऐसा भी संभव है क्या? अभी तक तो देखिए ऐसा नहीं है। मतलब आप मे बी बहुत ही पिछड़े इलाकों में जा करके आप कर सकते हैं, बट आप रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर नहीं बन सकते अनलेस यू क्लियर एमबीबीएस डिग्री और बीएमएस आयुर्वेदिक, कुछ भी, मतलब कोई भी कोर्स करिए, पर कोर्स करके रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर बन सकते हैं। देखिए अच्छी बात क्या है कि हमारे स्टेट में नंबर ऑफ मेडिकल कॉलेज 10 गुना बढ़ गए हैं। एटलीस्ट जब हम पढ़ते उससे 10 गुना बढ़ गए हैं। जी। तो अब उतना मुश्किल नहीं है जितना तब हुआ करता था। मैं वेलकम दिस मूव कि चलो कम से कम सीट्स बढ़ी हैं, क्योंकि पहले क्या होता था कि 100 लोग तैयारी किए, एक का निकल रहा है, वैसा नहीं है। जो भी ठीक ठाक पढ़ाई करेगा वो निकालेगा। गवर्नमेंट सीट्स भी बहुत बढ़ गई हैं, और गवर्नमेंट के अगर फीस किसी को ज़्यादा भी लगती है तो आप लोन ले सकते हैं, एजुकेशन लोन प्रॉब्लम नहीं करेगा अगर आपने गवर्नमेंट सीट निकाली है। अच्छा सर, नवजात शिशु, हमने सुना है कि उसको सूर्य की रोशनी दिखानी है, माँ मालिश कर रही है उसकी, एक उसको लगता है कि मालिश करूंगी हड्डियां मजबूत होगी, उसको लगता है कि सूर्य की रोशनी में जाएगा हड्डियां मजबूत होंगी। तो इसमें कितनी सच्चाई है सर, और कितना करना चाहिए ऐसा? देखिए बताऊँ, सूर्य की रोशनी तो अमृत है, सिर्फ नवजात के लिए नहीं है, हम सब के लिए है। आप, मैं कुछ ऐसे मेडिकल नॉलेज भी शेयर करता हूँ जो कि ऑर्थोपेडिक से रिलेटेड नहीं है। जी। आप देखते होंगे किसी छोटे बच्चे को होता है ना कि जॉन्डिस हुआ है, इसको शीशे में रखेंगे, हाँ। सुनते हैं ना, यस। नीली रोशनी में रखेंगे। हाँ। तो जॉन्डिस फिजियोलॉजिकल बहुत कॉमन है छोटे बच्चे में पैदा होने के बाद, सबको थोड़ा बहुत होता है। उसको ठीक करने का एक ही तरीका है, सूर्य की रोशनी। तो नवजात के लिए तो सूर्य की रोशनी अमृत है। उसके जॉन्डिस को पहले ठीक करेगी वो, फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस जो होता है वो ठीक होगा, नहीं तो बढ़ गया तो प्रॉब्लम होगी, पहली चीज।
दूसरा विटामिन डी आप सुने होंगे, आजकल बहुत चर्चित है। जी। विटामिन डी के सप्लीमेंट्स, गमीज, मतलब विटामिन डी से हड्डी मजबूत होगी, इम्यूनिटी बढ़ेगी, हार्ट पे भी अच्छा है, सब चीजों के लिए अच्छा है। जी। ये एक तरीके का हार्मोन है एक्चुअली। इसका सोर्स क्या है मालूम है आपको? सनलाइट। सनलाइट। बाकी डाइटरी सोर्स तो ना के बराबर है। और हमारे देश में विटामिन डी की डेफिशिएंसी मुझे लगता है 99% लोगों में है। इंडिया बीइंग सो सन रिच कंट्री, जहां पर की धूप से बिल्कुल। उबल रहे हैं हम लोग, और उसके वहां बाद पर विटामिन डी डिफिशियंसी है, क्योंकि हम लोग धूप में नहीं निकलते हैं तो कवर करके निकलते हैं, या फिर SPF 50 की क्रीम लगा के निकलते हैं। बिकॉज अल्ट्रावायलेट रेज, जिसको कि हम रोक दे रहे हैं ना, अल्ट्रावायलेट रेज जो सनस्क्रीन रोक देता है कि टैनिंग हो जाएगी या आप ढक लेते हैं, वही पड़ेगा स्किन पे तो विटामिन डी बनेगा। तो धूप की रोशनी तो अमृत है। अब आते हैं मालिश पे। देखिए मालिश हमारे देश में ज़्यादा प्रचलित है। वेस्टर्न कंट्रीज में कोई ऐसे अपने बच्चे को दबा दबा के मालिश नहीं करता, लेकिन मालिश का कोई नुकसान नहीं है। 2 फायदे हैं। पहला क्या हुआ, एक बॉन्डिंग है बच्चे और माँ के बीच में, यस, ये बिल्कुल है। बहुत ज़रूरी है। हाँ, है। आप बच्चे को दूध पिलाते हैं और उसका मालिश करते हैं। जब मालिश करते हैं तो बच्चा आपको देख रहा होता है, आप बच्चे को देख रही होती हैं, और ये एक बड़ा ही अच्छा, अगर आप उसका फोटोग्राफी करके वीडियोग्राफी करके दिखाएं तो वो रोज बच्चे की मालिश, बच्चा कितना अटैच होता है ये समझिए। दूसरा, मालिश से डेफिनेटली ब्लड फ्लो बढ़ता है। अगर आपको कहीं दर्द हो रहा है तो आप क्या कराते हैं? मालिश करिए, दर्द कम होता है ना कम आपको। होता है, बिल्कुल। तो ग्रोइंग पेन्स ये सब कम होता है, ब्लड फ्लो बढ़ता है, तो नुकसान कोई नहीं है, फायदे ही हैं इसके, बिल्कुल है। और ये बहुत अच्छा चीज है। अच्छा सर, आज जो नई जनरेशन है, मोबाइल का युग आ गया सर। पढ़ाई भी मोबाइल पे, खेल भी मोबाइल पे, रहना भी घर में, बैठे भी रहना है तो मोबाइल पे। मोबाइल युग आ गया है। और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स आज नए लड़कों में भी हड्डियों की हो रही है। थोड़ा सा गेम खेला नहीं कि कुछ ट्विस्ट हो गया, कुछ टूट गया। तो इन सब के लिए कोई ऐसी चीज है जिससे इनको बचाया जा सके, क्योंकि जनरेशन अब मुड़ तो गई है। नहीं देखिए, ऐसा है ना कि आपने कहा ना पढ़ाई मोबाइल पे ठीक है, एंटरटेनमेंट मोबाइल पे वो भी ठीक है, पर खेल मोबाइल पे ठीक नहीं है। क्योंकि खेल का जो 2 फैक्टर हैं खेल का, एक तो आपके दिमाग को डिस्ट्रेस करने वाला, ठीक है ना, वो तो आप मोबाइल पे भी खेलेंगे, एंटरटेनमेंट हो गया आपका। हो गया। पर जो दूसरा फैक्टर जो उससे अधिक इंपॉर्टेंट है, वो है आपका फिजिकल डेवलपमेंट, आपके मांसपेशियों का मजबूत होना, आपकी हड्डियों का मजबूत होना, आपकी चर्बी का गलना, और आपका ब्रेन का साइकोलॉजिकल जो डिस्ट्रेस होता है ना खेलने से, वो किसी और चीज से नहीं होता। डोपामिन, सेरोटोनिन लेवल्स बहुत अच्छे होते हैं। खेल कुछ भी हो सकता है, खेल कुश्ती भी हो सकता है, खेल जिम भी हो सकता है, खेल क्रिकेट भी हो सकता है, फुटबॉल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, दौड़ना भी हो सकता है। तो ये बॉडी को फिट करने के साथ माइंड को भी फिट करता है। खेल मोबाइल में नहीं होना चाहिए, इससे बिल्कुल मैं सहमत नहीं हूँ। यही सारी बीमारियों का जड़ है। ओवरवेट, बोन्स में दर्द, साइकोलॉजिकल डिप्रेशन, सिर्फ ना खेलने की वजह से। खेलने का, और खेलने से और भी फायदे होते हैं, आपके दोस्त बनते हैं। हाँ, आप लीडरशिप क्वालिटीज, अब आप क्रिकेट खेलने मान लो, आप कैप्टन बने टीम के, आपको लोगों को मैनेज करना आ रहा है, झगड़ा हो रहा है, लोगों से बातें हो रही हैं, लोगों को कैसे मैनेज करना है, ये आप बचपन से ही सीखते हैं। अगर मैं याद करूं तो मैं जब खेलता था तो हाँ यार, कैसे मैनेज करना है ये मुझे समझ में आता। आज मैं जब काम करता हूँ, मेरा अपना सेंटर है, मेरे अपने स्टाफ हैं, लोगों को मैनेज कैसे करना है, तो वहां से वो चीजें शुरू हुई। मोबाइल में आपको किसी को मैनेज नहीं करना, जैसे आप चाहे वैसा चल रहा है, सब कंप्यूटराइज्ड है। तो ह्यूमन मैनेजमेंट, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप एंड लीडरशिप क्वालिटीज भी खेलने से आती हैं। तो बच्चों को मोबाइल छुड़ा करके बाहर भेजिए खेलने के लिए, बिल्कुल बहुत अच्छा होगा। और ये मैं बड़ों को भी बोलूंगा। मैं बताऊं आपको, आजकल क्या हो गया, पोस्ट रिटायरमेंट खास तौर से लोग बैठ के सिर्फ रील्स देखते हैं। बूढ़े लोग को बोल रहा हूं मैं, सुबह उठते गुड मॉर्निंग मैसेज 50 लोग को भेजा, उनका देखा, उसके बाद रील्स देख रहे हैं दिन भर। देख रहे हैं। अरे आप और बीमार हो रहे हैं, दिमागी रूप से बीमार हो रहे हैं। आप 1 घंटा रील देख लीजिए, आपका दिमाग खराब हो जाएगा, आपको नींद नहीं आएगी। हाँ, नहीं, ब्लू लाइट एक्सपोजर नींद भी खत्म करती है। मेलाटोनिन हार्मोन जो आपको नींद लाता है, वो एकदम ड्रॉप कर जाता है ब्लू लाइट से, तो आप पागल होते जा रहे हैं। अच्छा सर, एक एक चीज और, अभी आपने कहा कि सन स्क्रीन अगर हम लोग लगा रहे हैं तो जो अल्ट्रा वायलेट है वो नहीं आ रही है, और एक ये बड़ा कारण है बोन के अंदर जो दर्द वगैरह आ रहे हैं। डेफिनेटली विटामिन डी बहुत बड़ा कारण है। बहुत इसका हुआ।
तो क्या इनको बंद कर दिया जाए, सनस्क्रीन लगाना, नहीं नहीं, या देखो ऐसा है ना कि अब आप अभी मान लो 12 बजे की धूप में इस समय निकल लो, टेम्परेचर 45 है, आप झुलस जाएंगे। झुलस जाए? इसीलिए हमेशा बोलते हैं विटामिन डी अगर आपको एक्सपोजर लेना है तो आप सुबह की धूप, हल्की धूप जो होती है ना, वो लीजिए, जो कि आपकी बॉडी पे पड़े तो आप झुलसे नहीं। झुलसे। और प्लस आपको फेस में प्रॉब्लम है तो पीठ, गले, इन सब एरिया में भी पड़ेगा ना, तो विटामिन डी बनेगा। ये करिए, है ना। झुलस जाएंगे तो वो तो और हार्म हो जाएगा। अल्ट्रावायलेट रेज बहुत हाई पड़ी, उसके नुकसान भी हैं, कैंसर तक से होता है। तो आप चीजों को एक बात में मत पकड़िए, सबका बैलेंस होता है। अगर आप मुझसे पूछे सर विटामिन डी को कैसे बढ़ाना है नेचुरली, तो सनलाइट में आप आधा घंटा 1 घंटा बैठिए उस समय, जबकि वो माइल्ड होती है, और पूरा कवर होके मत बैठिए। फेस को बचाइए। सबको लगता है फेस काला हो जाएगा, ठीक है भाई, पीठ है, पेट है, गला है, बहुत है इतना, उससे आपकी सनलाइट, आप एक्सपोजर लीजिए, आपके विटामिन डी कभी कम नहीं होगा। अच्छा सर, एक थोड़ा सा लोगों में युवा है, आप देख रहे हैं जनरली लोग वॉकिंग करने पे थोड़ा सा ज्यादा फोकस किए, और ये शायद अच्छी भी बात है। तो लोगों को कंफ्यूजन है कि मैं वॉकिंग करूं तो बेस्ट रहेगा, इवनिंग वॉकिंग करूं तो बेस्ट रहेगा, जिम करूं, योगा करूं, कंफ्यूजन है क्योंकि इतना टाइम आज किसी के पास है नहीं कि वो चारों चीजें कर ले। इवनिंग, मॉर्निंग, जिम, योगा, ये सारी चीजें संभव नहीं। तो कैसे वो डिसाइड करे कि ये एक चीज कर लूं और मैं फिट हूं? देखिए मेरा, अगर आप मुझसे सबसे सिंपल तरीका पूछेंगे ना, मैं बोलूंगा यार जो हो पा रहा है करो, बट कुछ करो। कुछ करो। आपको अपने शरीर को मूवमेंट में रखना है। सबसे पहली चीज तो यही है कि जो हो पाए करो। और चलो वॉकिंग पे आते, कुछ लोग बोलते हैं सुबह टाइम नहीं मिलता, मतलब शाम को वॉक करो, मॉर्निंग वॉक ज्यादा बेहतर है। बट नहीं करने से अच्छा है ना कि इवनिंग इवनिंग भी करो। 5% ही तो उसके फायदे कम है, 95% तो मिलेगा ही। करिए। अगर आप युवा हैं तो ब्रिस्क वॉक करिए। नॉर्मल वॉक करने से कुछ नहीं होने वाला। तेज, हाँ, तेज चलिए, वो आपका कार्डियो का काम करेगा। कम से कम 30 मिनट 35 मिनट चलिए, तेज चलिए, कि हाँ 6.5-7 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहे हैं। सबके मोबाइल में भी ऐप है, वॉचेस भी आती हैं, स्पीड अच्छी होनी चाहिए। अब जहां तक जिम की बात आई, अब आइडियल पे अगर आप मेरे से पूछेंगे ना कि कैसे फिट रहना है, 3 दिन वॉक, 3 दिन वेट ट्रेनिंग, ये बेस्ट है। क्योंकि जो वेट ट्रेनिंग के फायदे हैं वो वॉक के नहीं है। तो कुछ करिए, मतलब ये हुआ हर दिन कुछ करिए। 3 दिन वॉक करिए, 3 दिन उसी टाइम पे जिम करिए। क्योंकि वेट ट्रेनिंग से जो फायदे हैं वो वॉक से नहीं है। वॉक इज कार्डियो, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग इज डिफरेंट। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से आपकी मसल्स बढ़ती हैं, आपका फैट बर्न होता है, आपकी लॉन्गेविटी बढ़ती है। मतलब आपका अगर मसल्स मजबूत है, सार्कोपीनिया समझ सुने होंगे आप, हाँ, कि सर्टेन एज के बाद आपकी मसल्स गलने लगती हैं, सार्कोपीनिया बोलते हैं। स्पेशली ये 30s के बाद चालू हो जाता है, 40s के बाद बहुत ज्यादा होता है, 60 के बाद तो मैसिव हर साल मसल जाता है। सार्कोपीनिया कम करने के लिए आपको वेट ट्रेनिंग चाहिए। बोन्स को स्ट्रांग करने के लिए आपको वेट ट्रेनिंग चाहिए, मतलब जिम। मांसपेशियों और हड्डियों पे जब वजन पड़ेगा तभी वो मजबूत होंगी। जो हमारे लोग बोलते थे ना कि हमारे यार पुरखे थे बड़े मजबूत थे यार, क्यों मजबूत थे? भाई माता जी चक्की पीस रही हैं, ओखल कूट रही हैं, पिताजी जाके खेत में फावड़ा चला रहे हैं, हल जोत रहे हैं, तो वो जिम से भी बड़ा था। तो वो एक्चुअली वेट ट्रेनिंग थी, वो जिम ही था। आप चक्की पीस दीजिए आधा घंटा, आपका सब मसल मजबूत हो जाएंगे। आप हल जोत दीजिए, आपका सब मसल मजबूत हो जाएगी। तो वो जिम ही था एक्चुअली। और पैदल तो खैर चलते ही थे, पहले कहाँ गाड़ियां थी। आपको कहीं भी जाना है 20-20 किलोमीटर वो साइकिल चलाया करते थे। तो वही बोल रहा हूँ, कुछ करिए और डिवाइड कर लीजिए। आधा टाइम में वेट ट्रेनिंग करूंगा, आधा टाइम में कार्डियो करूंगा। बहुत डिटेल में बता पाना संभव नहीं है सर, ये तो घंटा भर की टॉक सिर्फ इसी पे हो जाएगी। बट सभी युवाओं के लिए यही है कि जिम जो है वो बॉडी बिल्डिंग के लिए नहीं है। जिम इज फॉर मेंटेनिंग योर मस्कुलेचर। जो मांसपेशियां है ना, उसको मेंटेन करने के लिए है, जिससे कि आपके अंदर ताकत रहे, और ये ताकत आपको बुढ़ापे में भी आपको बचा के रखेगी। और महिलाओं के लिए भी यही एडवाइस है। महिलाओं को लगता है कि हम जिम जाएंगे दाढ़ी मूछ आ जाएगी, बिल्कुल नहीं। बॉडी बन जाएगी, बिल्कुल नहीं। दाढ़ी मूछ और बॉडी के लिए आपको टेस्टोस्टेरोन हार्मोन चाहिए, जो सिर्फ मेल्स में होता है। फीमेल जब वजन उठाती है ना, तो हड्डियां मजबूत होती है। ऑस्टियोपोरोसिस का सबसे बड़ा इलाज क्या है? स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। अगर आप डंबल उठा के एक्सरसाइज कर रही है ना, तो आप 70 साल में भी मजबूत रहेंगे। केवल कैल्शियम खाने से हड्डी मजबूत नहीं होती किसी की।
मेहनत बिल्कुल, करना पड़ता है। बिल्कुल ऐसे। सर एक और है, वज़न बड़ा तेज़ी से बढ़ रहा है लोगों का, पेट निकल जा रहा है। अब लोग सोच रहे हैं कि मैं वॉकिंग करके इसको कम कर लूँगा, कुछ लोग सोच रहे हैं जिम करके कम कर लूँगा, डाइट कंट्रोल कर लूँगा, लेकिन कंट्रोल हो नहीं रहा है सर, सबसे किया मुश्किल क्या काम है। जाए? देखिए, सबसे पहली बात तो क्या है ना कि अगर आप जागरूक हैं तो आपको अपना वज़न बढ़ने देना ही नहीं है। बिल्कुल, जैसे ही आपको लगा ना यार कि मेरी कमर टाइट हो रही है, मेहनत करिए, तुरंत उसको कंट्रोल करिए। अब सपोज़ करो आप उस समय फ़ेल कर गए और आपका बड़ा-सा पेट निकल गया या फिर आप बहुत मोटे हो गए, अब बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। सबसे इम्पोर्टेंट है डाइट, सबसे इम्पोर्टेंट है डाइट। 80% डाइट है, 20% एक्सरसाइज़ है। कैलोरी डेफिसिट, जितना आपको अपने शरीर को चलाने के लिए चाहिए, अगर आप उससे 400 कैलोरी रोज़ कम लेंगे, तो धीरे-धीरे आपका वज़न कम होगा। कम होगा। पहला हुआ कैलोरी डेफिसिट की कैलोरी कम हुई तो चर्बी आपकी गलेगी, क्योंकि चर्बी बनी कैसे? जितना ज़रूरत था उससे एक्स्ट्रा कैलोरी आई, चर्बी बना। देखिए, आपकी बॉडी के पास किसी भी एक्स्ट्रा कैलोरी को रखने का एक ही माध्यम है, फैट। अब आप चाहे ज़्यादा प्रोटीन खाएँ, चाहे ज़्यादा शुगर खाएँ, चाहे ज़्यादा फैट खाएँ। लोगों को लगता है कि हम बहुत तेली सामान खाएँगे तो मोटे होंगे, नहीं। आप बहुत प्रोटीन भी खाएँगे, मोटे ही होंगे मोटे आप। ही होंगे। क्योंकि आपके शरीर में इस्तेमाल करके रखने का चीज़ केवल वसा मतलब फैट है। बॉडी प्रोटीन नहीं स्टोर कर सकती, बॉडी शुगर भी स्टोर नहीं कर सकती, ग्लाइकोजन थोड़ा बहुत करती है खाली, फैट में ही खाली फैट जाके इकट्ठा स्टोर करती है। होगा। तो जब गलना भी शुरू होता है सबसे लास्ट में फैट आता है, मालूम है आपको? तो एक्सरसाइज बहुत जम के करना होता है कैलोरी डेफिसिट के साथ, क्योंकि एक्सरसाइज करने से आपका बेसिक मेटाबॉलिक रेट बढ़ता है। मतलब कि आपको जिंदा रहने के लिए 24 घंटे में मान लो 2000 कैलोरी चाहिए, तो एक्सरसाइज करके उसको आप 2400 कैलोरी कर सकते हैं, तो 400 कैलोरी और बर्न होगी। एक्सरसाइज जब आप ज्यादा करते हैं तो जब आप बैठे रहते हैं तब भी आपकी कैलोरी बर्न होती है, क्योंकि आपकी मसल्स बहुत ज्यादा कैलोरीज बर्न करती हैं। रिकवर करने हाँ, के लिए। तो जब भी आपको वेट लॉस करना है, कैलोरी डेफिसिट के साथ में आपको एरोबिक और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग दोनों करनी होगी। अल्टरनेट डेज ही करिए, पर करिए। और एक और चीज है, खूब देर तक करिए। जब आप जैसे मान लीजिए कि आप बहुत तेजी से चलते हैं, जब 20 मिनट हो जाता है ना, तब उसके बाद बॉडी को लगता है कि यार कुछ इमरजेंसी आई है इसके साथ में, क्योंकि बॉडी का एक्सेस चल रहा होता है अंदर ही अंदर, आपके कहने से नहीं है। बिल्कुल 20 मिनट बाद उसको लगता है कुछ इमरजेंसी आई है, तब वो फैट बर्न करना शुरू करता है, क्योंकि फैट सबसे ज्यादा तगड़ा सोर्स है एनर्जी का। प्रोटीन और ग्लूकोज जितना एनर्जी देती है उससे डबल एनर्जी फैट देता है, लेकिन वो इमरजेंसी स्टोरेज जैसा है। बॉडी, आपको लगता है ना कि आपके बैड डेज के लिए, भूखमरी वाले दिनों के लिए फैट जमा के रखा है, तो जब उसको फ्राइटेंड आता है ना कि यार कुछ है, कि लड़का लगता है इसको ना कोई दौड़ा लिया है, पीछे को जानवर पड़ जाएगा, भागना है अपने जीवन के लिए, तब 30 मिनट बाद वो बर्न करना शुरू करता है फैट, और वहीं पे लोग छोड़ देते हैं। हाँ। तो आखिरी का 10 मिनट जो आप एक्सरसाइज करा ना 40 मिनट की एक्सरसाइज में, वो 10 मिनट आपका फैट बर्न। अच्छा सर, घुटने की समस्या बड़ी जल्दी आने लगी लोगों में। 30 साल के ऊपर जाते ही लड़कों में घुटने की समस्या, महिलाओं में और ज्यादा और जल्दी हो रहा है, महिलाओं में तो बहुत घुटने की समस्या। तो इसको कैसे कंट्रोल किया जाए सर, क्योंकि हर आदमी सर्जरी कराने से डर रहा है, और सर्जरी थोड़ा टफ भी है। देखिए, ऐसा है ना कि घुटने के दर्द में हम लोग केवल 1 या 2% लोगों को सर्जरी ऑफर करते हैं, जी, जिनका पूरा खत्म हो गया है। उनको केवल सबके दिमाग में है कि अब 40 साल का आदमी दर्द लेके आके मैं सर्जरी थोड़ी बोलूंगा उसको, लेकिन जो बोलूंगा वो सर्जरी से भी मुश्किल है। लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन, वही तो लोगों से नहीं हो रहा आजकल। किसी को बोल दीजिए कि भैया इसका कोई दवा नहीं है, तुम अपनी गलत आदतें ठीक करो, कसरत करो, डाइट कंट्रोल करो, ऐसा बड़ा मुश्किल है, वो तो नहीं हो पाएगा। तो हम बोलते हैं भैया नमस्ते, आप भी ठीक नहीं होंगे, क्योंकि कोई दवा अब तक नहीं बनी है इसकी। दवाइयाँ थोड़ी बहुत सपोर्टिंग हो सकती हैं। आप जितनी भी पद्धतियों की दवा लेते हैं, कहीं ना कहीं से पेन किलर वाला लेकर के अपनी किडनी लिवर खराब कर रहे हैं केवल। तो घुटने की समस्या का नंबर 1 कारण क्या है? लैक ऑफ एक्सरसाइज, घुटना कमजोर हो गया। नंबर 2 कारण क्या है? हैवी वेट, बैड ईटिंग हैबिट्स। 15-16 साल के बच्चों में 90-90 किलो के देख रहा हूं मैं। जंक फूड पे जंक फूड खा रहे हैं, मोबाइल में गेम खेल रहे हैं, वही जो बात हुई हमारी ना। तो ये सब सुन के बड़ा ही खराब भी लोगों को लग सकता है, लेकिन फैक्ट यही है। हमारे मतलब इवन हमारी जनरेशन में भी बड़े दुबले पतले हम लोग हुआ करते थे, और आज हम भी वेट को लेकर के स्ट्रेस हैं। अगर हम जरा सा ठीक से खाना ना खाएं, एक्सरसाइज छोड़ दें, तो हमारा भी वेट गेन हो जाएगा। बिल्कुल। तो जो लोग अभी से 90 किलो के हो गए हैं,
क्या होगा उनके साथ? क्योंकि सर्टेन एज के बाद ना मेटाबॉलिक रेट बहुत कम हो जाती है। कम हो जाती है। 30-40 के बाद आप कम खाना खा के भी मोटे होंगे ही होंगे। तो आपको करना क्या है? अपना डाइट समय के साथ कम करते रहना है और अपनी एक्टिविटीज़ को बढ़ाते रहना है, एक्सरसाइज़ को बढ़ाते रहना है। अल्पाहारी जो है ना, सबसे सुखी रहेगा। अगर मेरे से कोई एक दवा पूछे ना, सब जोड़ो, हर चीज़ की, हर मर्द की, चाहे शुगर हो, चाहे बीपी हो, चाहे हार्ट हो, अल्पाहार। केवल अल्पाहार। अल्पाहार से बड़ा कोई इलाज ही नहीं है। अल्पाहार और खूब मेहनत। मेहनत, अगर आपके काम में मेहनत नहीं है, भाई मान लीजिए आपका काम ही ऐसा है कि आपको बहुत चलना होता है, बहुत मजदूरी करना होता है, तो बात अलग है। अगर आप सेडेंटरी हैं, तो जिम में मेहनत करिए। बिल्कुल। पर अल्पाहार और खूब मेहनत, यही दो, और यही चीज़ पहले होती थी। तो बोलते हैं हमारी नानी जी तो बड़ी फिट थी। नानी जी खाना कम खाती थी, जंक फूड थोड़ी मिलता था उनको। अभी क्या, तुरंत आपने ऑर्डर किया, आपको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से कुछ भी आएगा, सब जंक में सिर्फ और सिर्फ वजन बढ़ाने की चीजें हैं। वही वजह आपको कोलेस्ट्रॉल, हार्ट अटैक, ब्रेन स्ट्रोक सब कुछ देके जा रहा है। बिल्कुल ऐसा। अच्छा सर, एक लिगामेंट फ्रैक्चर, जैसे जो स्पोर्ट्स खेल रहे हैं जी, बड़ी जल्दी किसी का लिगामेंट फ्रैक्चर हो जा रहा है, एक एसीएल एसीएल तो बहुत कॉमन इंजरी हो बहुत गई है। कॉमन हो गया है। लेकिन लड़कों में, या अगर मैं भी सोचूं कि डॉक्टर साहब कह दिए कि आपका एसीएल प्रॉब्लम है, आपका लिगामेंट प्रॉब्लम है, ऑपरेशन करना पड़ेगा, एक डर गया है। बहुत से लोग इस समय मैं देख रहा हूं कि लिगामेंट फ्रैक्चर है लेकिन उन्होंने कोई इलाज नहीं करवाया, और आज वो सिर्फ चल पा रहे हैं, दौड़ना उनका बंद हो गया है। ये सही बात है। तो कैसे जागरूक करें और कैसे मैं बताता इसको? हूँ, देखिए एसीएल, पहली बात तो क्या है ना कि एसीएल की जरूरत नॉर्मल चलने के लिए नहीं है। नॉर्मल चलने का बिना एसीएल के भी चल सकते हैं। ऊबड़ खबड़ सरफेस पे पैर घूमेगा और तेजी से दौड़ना और ट्विस्ट करना वो नहीं हो पाएगा। वो नहीं हो पाएगा। और एक यंग लड़का या लड़की अपने हर दिन में कभी न कभी ऐसा एक्टिविटी जरूर करता है जिसमें एसीएल की जरूरत पड़ती है। या तो करना बंद कर देता है, या तो वो कई बार घूमता है, पेन होता है, फिर वो कुछ दिन रेस्ट कर लेता है, करते करते फिर मेनिस्कस फट जाता है, कार्टिलेज फट जाता है, और वो घुटने का दर्द लेके बैठ जाता है। मेरे पास कई लोग 10-10 साल बाद भी सर्जरी कराने इसलिए आते, चला बहुत दर्द हो गया, अब नहीं बर्दाश्त होता। देखिए दूरबीन की सर्जरी है, बहुत आगे चला गया अब तो यार मेडिकल ट्रीटमेंट। हम लोग सर्जरी करके 10 दिन में पेशेंट को बोलते हैं यार तुम चलो आराम से। 15-20 दिन में कई लोग सिटिंग जॉब भी ज्वाइन कर लेते हैं। और अगर अच्छे सर्जन द्वारा किया गया है और पेशेंट अच्छे से एक्सरसाइज कर रहा है तो इट इज क्लोज टू 100% सक्सेसफुल सर्जरी। तो आपने कितनी की है सर अभी तक? बहुत कर ली, मतलब मुझे लगता है कि नहीं, मैंने ऐसे इस पे फेसबुक अभी कुछ दिनों पहले मैं, मतलब हमने जो काउंट किया था, अब तो बहुत 5000 उस पे दिखा रहा था कि और ज्यादा हो गए, ये बहुत पहले की है, और ज्यादा कर रखी है ना। और लगभग सब सक्सेसफुल, लगभग सब सक्सेसफुल। मतलब मैं बता रहा हूँ आपको कि हम लोग का सक्सेस रेट इज क्लोज टू 100%, बहुत कम फेलियर्स। ओके। और जो हमारे सर्जरीज फेल भी हुई, वो कैसे हुआ कि हमने 5 साल पहले एसीएल किया था, फिर से बाइक से गिर गया, तो वो तो मतलब चोट लगी और टूटा, चोट लगी, वो तो दोबारा वैसे वाले फेलियर्स, क्योंकि वो मेरे पास आके दोबारा करवाए हैं। फिर डॉक्टर साहब इतना बढ़िया हुआ था, बल्कि वो बोलता है घर में बोले उनसे करवाया था, फेल हो गया। बोला फेल यार, 5 साल बाद एक्सीडेंट हो गया, फेल क्या, फिर से हम ही से करवाया। ये कॉन्फिडेंस है उनको कि हम बिल्कुल ठीक थे 5 साल तो इट इज क्लोज टू 100%। और क्लोज टू इसलिए बोलूंगा बिकॉज 100% दुनिया में कोई चीज नहीं। हाँ बिल्कुल है, कोई चीज। और बताएं मैं आपको कि सक्सेसफुल होने के लिए सिर्फ मैं ही नहीं चाहिए, पेशेंट का भी पार्ट है। हाँ, जो उसको हिदायतें दी गई हैं उसको करना 50-50% है हमारा दोनों का। हाँ। सब मरीज को, मरीज मुझसे बोलता सर गारंटी है सक्सेस की, मैं बोलता हूँ मेरी गारंटी मैं सही काम करूंगा, तुम गारंटी ले लो कि तुम भी वही करोगे जो मैं बताऊंगा पूरे मन से, तो 100% गारंटी होगी। बिकॉज गारंटी सिर्फ मैं नहीं ले सकता, आपको भी लेना है। बिल्कुल, आपका शरीर है, आपको एक्सरसाइज करनी है, आपको हिदायत रखनी है, तब जाके गारंटी होगा, और दोनों मिलके सक्सेसफुल बनाएंगे सर। अच्छा, कितना इसका खर्चा आ जाता है सर? खर्चा एक बार सब्जेक्टिव सा टर्म है। अभी राइट नो अगर आप पूछे तो 1 लाख के आसपास तो खर्चा पहुंच जाता है सब मिला एक सर्जरी। अगर एक इट्स ए कॉस्टली सर्जरी। बेहतर से बेहतर तरीके से अगर करेंगे ना, तो एक हम लोग बजट पैकेज भी रखते हैं, बिकॉज नॉट एवरीबॉडी कैन अफोर्ड। तो बजट पेशेंट के लिए हम लोग उसमें कम से कम 30,000 उससे कम हो जाता है, 70,000 में भी। जी हाँ, ये मिनिमम का रहता है। और इम्पोर्टेंट वही है, चाहे बजट में हो
चाहे वो स्टैंडर्ड पैकेज में हो, रिजल्ट में कोई फर्क नहीं है। ये बहुत अच्छी बात ये बहुत अच्छी चीज़ है, रिजल्ट में कोई फर्क नहीं, क्योंकि रिजल्ट के लिए दो चीज़ इंपॉर्टेंट है, हाँ मैं और मरीज, हाँ बिल्कुल और मैं और मरीज सेम है। समझ गए आप? बिल्कुल आपको सुपर डिलक्स वार्ड मिल रहा है चाहे आपको जनरल वार्ड मिल रहा है, उससे रिजल्ट में कोई फर्क नहीं। रिजल्ट में कोई फर्क नहीं। वही बोलो, उन्हीं सबसे पैकेज चेंज होता है ना। ओके अच्छा सर, जॉइंट पेन भी काफ़ी जल्दी होने लग रहा है, कुछ लोग गठिया के बहुत शिकार हो गए हैं, इनके लिए भी कोई ऐसा घरेलू है हमारे पास नहीं कुछ देखिए, जो घरेलू आप तो है ही बता डेफिनेटली। देखो, हम जो आपको जॉइंट पेन का जो भी इलाज है ना, वो आपको पता है ना, एक्सरसाइज से और लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन से है। जी ये तो पूरा घरेलू ही है ना। हाँ, भी बिल्कुल। वजन कम करिए, कसरत करिए, कुछ स्पेशल डाइट्स हैं, जैसे कि किसी को भी घुटने में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है तो हम बोलते हैं भाई अखरोट खाओ, एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट है, हाँ, अलसी लो, फ्लैक्सीड, हाँ, और हल्दी दूध पियो, जी, गोल्डन मिल्क उसमें काली मिर्च डाल के। ये सबसे क्या होता है ना कि एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट है, तो जॉइंट पेन्स कम होते हैं। कम होते हैं। और बैक पेन के लिए भी घरेलू उपचार ही हैं कि भाई पीठ की एक्सरसाइज करो, वजन को कम करो, झटके से मत झुको, है ना। और बाइक वाइक अगर चला रहे हो तो जहाँ उबड़ खाबड़ आए वहां पर स्लो कर लो, ब्रेकर पे स्लो कर लो, गड्ढों में है तो पैर फुटरेस्ट पे रख के खड़े हो जाओ, उससे झटका ना आए, क्योंकि बाइक तो मुझे लगता है कि बैक पेन का सबसे बड़ा रीजन है। खराब सड़कें और बाइक ड्राइविंग, तो उसको तरीके से मैनेज करना है। और एक्सरसाइजेस रेगुलर करते हैं, चाहे वो नी की हो, चाहे बैक की हो, चाहे नेक की हो, यही तीन तो सबसे इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल। अच्छा सर, एक स्लीपर और जूते को लेकर के बड़ी फुटवियर पर एक लोगों में कंफ्यूजन है, क्योंकि प्रॉब्लम्स तो 30 के बाद ही अब स्टार्ट होने लगे हैं, 40 के बाद तो मोस्टली सब लोगों में प्रॉब्लम्स आ ही जा रही हैं। तो कैसे डिसाइड करें कि मुझे फुटवेयर कैसा पहनना चाहिए, थोड़ा उसमें भी हो, उसके एफर्ट जोन में भी आए। देखिए, मैं बताऊँ आपको ना, आपका जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है ग्राउंड से ना, वो फुट है। हाँ, फुटवेयर सबसे इम्पोर्टेंट है आपके सारे कपड़े लत्ते में। हाँ, तो जितना भी रिसर्च, जितना भी खर्चा आपको करना है ना, वो अपने जूते चप्पलों पे करें। वो खराब रहेंगे तो जोड़ अपने आप खराब हो जाएगा। तो टाइट चप्पल, घिसी हुई चप्पल, उबड़ खाबड़ चप्पल अगर आप पहन के चल रहे हैं तो क्या होगा, आपके सारे झटके आपके एंकल, नी, स्पाइन पे आ रहा है। फुटवेयर बहुत अच्छा होना चाहिए, आपके पैर के साइज का होना चाहिए, बहुत ज़्यादा घिसा हुआ नहीं होना चाहिए और बहुत टाइट नहीं होना चाहिए। जितना आप अच्छा फुटवेयर लेंगे उतना ही अच्छा रहेगा आपके लिए। अच्छा, कोई कंपनी जैसे आपको लगा हो कि ये कंपनी बड़ा बढ़िया है, कंपनी, देखिए हम लोग कंपनी, प्रचार नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर किसी पेशेंट के लिए ये अच्छा हो तो देखिए अच्छा मैं है। तो पर्सनली ऐसे स्केचर्स के शूज़ या फिर नाइकी के शूज़ पहनता हूँ, अच्छे हैं वो। हर कोई अफोर्ड भी नहीं कर सकता। देखिए, हाँ बिल्कुल। नॉर्मली मिडिल क्लास फैमिलीज तो अफोर्ड कर सकती हैं, बट जो अफोर्ड नहीं कर सकता वो अपने तरफ से दुकान पे जाए और अब उन्हीं ब्रांड्स की कॉपी करके बहुत अच्छे अच्छे शूज़ और भी ब्रांड्स में आ गए विच आर इक्वली गुड। पहनेंगे आपको उतने कम, आपके आपको पैर डाल के जूते में जब मखमल वाली फीलिंग आए और चलने में लगे कि मैं हवा में उड़ रहा हूँ, गद्दे पे चल रहा हूँ, वो फुटवेयर आप चूज करें। अच्छा सर, प्रेग्नेंट महिला जब हो जाती है तो अक्सर सुना होगा आपने, उसके बैक में बहुत प्रॉब्लम शुरू हाँ। होती है। अब उसके लिए वो क्या डाइट ले, कैसे करे कि उसके बैक में उतना प्रॉब्लम ना आए, क्योंकि बहुत समस्या है। देखिए, प्रेग्नेंट लेडीज में क्या होता है ना कि जब बच्चे का वजन बढ़ता है तो पीठ आगे की तरफ खिंचती है, उसको रोक भी नहीं सकते, नहीं। तो उस समय उसको लेटना होगा और लेट के ही वो कम कर सकती है। बहुत स्ट्रेसफुल काम ना करे। और कैल्शियम की डाइट बहुत अच्छी होनी चाहिए, और एक्चुअली वो डाइट से नहीं हो पाएगा केवल, तो सप्लीमेंट्स कम से कम सुबह शाम टैबलेट जरूर कैल्शियम की लेनी है। कैल्शियम टैबलेट्स को लेकर इतनी भ्रांतियां लोगों को लगता है Yes, स्टोन sir. हो जाएगा, हाँ, नुकसान करेगा। भैया, स्टोन कैल्शियम टैबलेट खाने से नहीं होता है, ये बहुत बड़ी भ्रांति है। आपको 1250 mg कैल्शियम चाहिए, वो आप डाइट से नहीं ले सकते। तो प्रेगनेंसी में भी कैल्शियम अच्छे से चाहिए, और उससे अधिक इंपॉर्टेंट है डिलीवरी के बाद कैल्शियम लेना। मैक्सिमम महिलाएं जो देख रही होंगी ये शो, जी, जी सर, बच्चा पैदा होने के बाद ही उनको कमर दर्द आया है। एकदम ये sure मान है। लीजिए, बच्चा पैदा होने के बाद कमर दर्द बहुत कॉमन है महिलाओं में। और लोगों को कई डाउट हैं, कुछ लोग को लगता है खास उनका डिलीवरी सीजर से हुआ है, वो सुई से कमर दर्द आ गया, बट सुई से नहीं आया दर्द। वो स्पाइनल की सुई कोई दर्द नहीं ले आती है, इट इज रिसर्च प्रूवन।
हाँ, लेकिन प्रेगनेंसी के बाद दर्द आता है, कारण आपकी कमर का पोस्चर चेंज हो जाता है प्रेगनेंसी में, आपके शरीर से कैल्शियम कम हो जाता है। जब आप ब्रेस्ट फीडिंग कर रहे होते हैं तो आपकी हड्डियां खोखली हो जाती हैं, क्योंकि सारे दूध का कैल्शियम आपकी हड्डियों से निकल रहा होता है। तो प्रेगनेंसी के बाद भी जब तक आप ब्रेस्ट फीडिंग करा रही हैं, खूब कैल्शियम के टैबलेट खाइए। प्रेगनेंसी के बाद आपका जो बॉडी होता है ना, बहुत स्ट्रेच हो जाता है प्रेगनेंसी में, डिलीवरी के टाइम पे लिगामेंट्स बहुत लैक्स हो जाते हैं। तो आपको उसके बाद एक्सरसाइज करना है। और जो बढ़ा हुआ वजन हुआ ना प्रेगनेंसी में, देखिए प्रेगनेंसी में हर कोई 20 किलो वजन गेन करता है, यस सर। पर 5 किलो कम करता है केवल। हाँ, हो ही नहीं पाता है फिर होता 20 है किलो का। बहुत। अरे करना चाहे सबसे आसान है प्रेगनेंसी के बाद वजन कम करना, बिकॉज आप ब्रेस्ट फीडिंग करा रहे हैं हाँ, ये है। और आपका फिजियोलॉजिकल भी जो वेट गेन है वो कम हो जाता है। तो अगर आपने मेहनत की तो 1 साल के अंदर आप पुरानी वेट में आ जाएंगे। उस समय ही तुरंत मेहनत करना है, ओके। खूब एक्सरसाइज करनी है, डाइट कंट्रोल करना है और ब्रेस्ट फीडिंग कराइए, वेट गेन होना ही नहीं है। अच्छा, वो कैल्शियम की एक वो बता दीजिए सर, जो लोग खा लें, जैसे कोई सा भी प्रेग्नेंट ब्रांड, महिला। कोई सा भी ब्रांड। देखिए कैल्शियम तो क्या है, चूना भी कैल्शियम है, चॉक भी कैल्शियम है। हाँ, तो कैल्शियम कार्बोनेट की जो टैबलेट्स हैं या कैल्शियम साइट्रेट की टैबलेट्स हैं, आप दुकान पे जाएं, किसी भी ब्रांड से मिलेंगी, सरकारी हॉस्पिटल्स में भी मिलेंगी, बस खाएं उसको, सुबह शाम खाएं। जी। और एक्सरसाइजेज आपको नहीं छोड़नी है डिलीवरी के बाद भी, कोई बहाना नहीं चलेगा। डिलीवरी हो गया तो वेट गेन तो हो ही जाता है, हो जाता है सर। नहीं होता है, कुछ नहीं होता है। साइंस डजंट सपोर्ट दिस। सिर्फ प्रेगनेंसी तक वेट गेन होता है, प्रेगनेंसी के बाद आप प्री प्रेगनेंसी वेट पे आ सकते हैं। ऐसा महिलाओं में ये है कि अगर सर्जरी से बच्चा हो तो उनका वेट जल्दी कंट्रोल नहीं होता है, बाद सब में बढ़ता है ये सर्जरी के बाद। नहीं बढ़ता, नहीं बढ़ता। सर्जरी में सिर्फ एक ड्रॉबैक है कि आपका पेट फ्लैबी हो जाता है, पेट की टोनिंग कम हो जाती है, सिर्फ एक चीज है, हल्का सा पेट फेंका हुआ सा रहेगा, वेट नहीं बढ़ सकता। ओके। वेट आप कम कर सकते हैं, ये सब सिर्फ बहाने हैं, मेहनत करना होगा। आपसे मैं एक बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन पूछूंगा, वे ऑफ द रिकॉर्ड समझिए इस चीज को। कितनी हीरोइंस को देखा आपने कि बच्चा होने के बाद वो मोटी हो गई हैं? शायद किसी को नहीं। क्यों? क्योंकि उन्होंने एक्सरसाइज किया, डाइट मेंटेन किया। इंसान ही है ना, यस। बस यही है आंसर, यही है आंसर। जी बिल्कुल। शरीर तो वही है ना। हाँ बिल्कुल वही। क्योंकि मैं एज ए डॉक्टर जानता हूं ना कि अगर एक्सरसाइज किया जाए, जागरूकता किया जाए, तो आप प्री प्रेगनेंसी वेट पे तुरंत आ जाएंगे, 1 से 1.5 साल के अंदर। असंभव है कि आप ना आ पाए, हाँ, पर मेहनत करनी पड़ेगी। हम लोग देखिए इतने स्ट्रेस, इमोशनल, साइकोलॉजिकल, फैमिली प्रेशर, बच्चे का संभालना, इन चीजों में फंस के रह जाते हैं एक्चुअली। बट लेकिन उससे भी ज्यादा बड़ी चीज ये है कि 99% फीमेल्स को ये पता ही नहीं है कि एक्चुअल में वेट दोबारा कम कर सकते हैं। उनके दिमाग में फीड कर दिया है जी। समाज ने, उनके दोस्तों ने, उनके सीनियर्स ने, कि सीजर हुआ है नहीं पतली हो सकती, प्रेगनेंसी हुआ है नहीं पतली। पहले जानो तो कि हो सकता है। जिस दिन आप जानेंगे ना तो चाहत होगी तो आप कर लेंगे। अरे आपने बच्चा पैदा किया, सबसे बड़ा काम है दुनिया का। आप वेट कम नहीं कर सकते, बट आपको पता होना चाहिए कैसे कम करना है, और ये हो सकता है और आपको अच्छा लगेगा, क्योंकि आपकी आने वाली बीमारियां जो आपकी है ना बढ़े हुए वेट से, वो रुक जाएंगी। वो भी रुक जाएंगे सर, और चेहरे, बॉडी का ग्लो आ जाता है भाई फिर से। किसको नहीं पसंद है वो अच्छा दिखे अच्छा शीशे में। दिखे, बिल्कुल। पुराने कपड़े फिट आएंगे तो फीमेल विल फील लाइक एनीथिंग। एनीथिंग सर। आप लाख गहना कपड़ा पहन लीजिए, अगर आपकी बॉडी फिट नहीं, आप अच्छी नहीं लगेंगे। नहीं लगेगा। तो ये तो बहुत बड़ा मिथ है कि प्रेगनेंसी के बाद वेट गेन होना ही है ना। अच्छा सर, जेन जेड के लिए कुछ ऐसा जो उनकी हड्डियों के लिए जो मजबूत रहें, अपना काम कर लें, स्पोर्ट्स में जा रहे हैं तो उसके लिए हमेशा फिट रहें, ऐसा कुछ? वही मैंने जो पहले भी कहा कि मोबाइल से बाहर निकलें और बाहर जाके खेलें। ओके। बस एक्टिव रहें, इतना एक्टिव रहें कि रात में बिस्तर पे गिरे और थक के सो जाएं, ये होना चाहिए। सर एक्चुअल जो जनरेशन नई है, मैंने देखा है कि स्कूल में पढ़ाया जा रहा है, स्कूल से जैसे ही आते हैं बच्चे, फिर उनको ट्यूशन भेज दिया जा रहा है, वो पढ़ रहे हैं, रात को 1-2 बजे तक वो पढ़ रहे हैं। अब जो अभिभावक हैं उनको लगता है बच्चा पढ़ रहा है, मैं इसको बाहर कैसे भेजूं, और बच्चा पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है ये तो वही जानता है ना।
बच्चा जितने टाइम मोबाइल देखता है ना उस टाइम बाहर भेज दो। सर अगर बच्चा मोबाइल तो देख ही रहा है ना। नहीं, अभिभावक के सामने आजकल कहाँ देख रहे हैं बच्चे, नहीं, ये सबको कि थोड़ा सा ऐसा नहीं होता, सबको पता होता है। हाँ आप अभिभावक हैं उसके, ये तो नहीं हो सकता कि आपको पता नहीं कि बच्चा मोबाइल देख रहा हो। अगर आप इतना ध्यान नहीं दे रहे हैं बच्चे पे फिर तो गड़बड़ा जाएगा। ध्यान देना है, वो क्या कर रहा है आपको पता होना चाहिए। बस फिजिकल एक्टिविटीज़ को बढ़ाइए। देखिए इतना मैं ये भी जो मतलब पढ़ रहा है रात के 1 बजे तक, ये मैडनेस है, पागलपन है ये। जीवन में ना सिर्फ पढ़ाई नहीं सब कुछ है। मैं भी पढ़ा हूँ, अपने कॉलेज में भी बेस्ट किया हूँ, अभी भी बेस्ट कर रहा हूँ। मेरे मुँह से सुनिए ये, मैंने कितना एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ की है। पढ़ाई करना है, लेकिन सिर्फ पढ़ाई करने वाले लोग बेकार हो जाते हैं। सिर्फ पढ़ाई करके आप कोई सक्सेसफुल नहीं बन नहीं सकते। बन सकता, बिल्कुल है, कोई एक नहीं बन इंटरव्यू सकता, नहीं क्रॉस कर पाएंगे आप। नहीं कर पाए। हमने हाल ही में इंटरव्यू लिया था, एक बच्ची का एसडीएम सेलेक्ट हुई थी। उसका कहना था कि अंकल अगर हम लोग बाहर नहीं निकलते तो शायद मैं आज एसडीएम नहीं हूँ। ये फैक्ट वो है। मेरा बाहर निकलना ही था हाँ। कि मुझे एसडीएम बना दिया। भाई आप बताओ, जैसे कि कोई भी जो सिविल सर्वेंट जो होता है उसका जो इंटरव्यू होता है उसका पर्सनालिटी डेवलपमेंट देखा जाता है। आप बिल्कुल, सिर्फ बैठ के पढ़ते रहेंगे तो कोई मतलब नहीं, कोई नहीं। कोई मतलब नहीं। ये जो मैं भी सुनता हूँ ना, जैसे हमारा बच्चा बहुत पढ़ता है, इसको इतना टाइम ही नहीं कि वो खेल पाए। मैं बोलता हूँ कि संभाल लो उसको, क्योंकि ऐसे बच्चे आगे जाकर कई बार डिप्रेशन में चल जाते हैं, हाँ, क्योंकि उनको दोस्त बनाना, जीवन जीना और स्ट्रेस मैनेज करना ही नहीं आता। ये जेन जे के लिए सबसे अच्छी लाइन हम्म। है सर, एक्चुअल दोस्त होने चाहिए। दोस्त होने चाहिए, हाँ, और दोस्त तभी बनेंगे जब आप बाहर निकल के खेलेंगे। बाहर निकल के खेलेंगे। तो दोस्त तो बहुत जरूरी है, हाँ, नहीं तो आपको समझ नहीं आएगा स्ट्रेस कैसे हैंडल करना है। आपको किसी ने, आप जीवन में सिर्फ पढ़ते रहे, घर में माँ बाप ने आपको अच्छे से पुचकार के रखा, आप कॉलेज में गए, आपको किसी ने जोर से डांट दिया, आपके टीचर ने आपको थोड़ा टॉर्चर कर दिया, आप डिप्रेशन में चले गए। अब आप बचपन से ही खेल कूद में लगे हुए हैं, तो ये सब टॉर्चर से बहुत झेला आपने बचपन से। बहुत एवरीथिंग इज ए टॉर्चर। हाँ, आपके दोस्त ने आपको 2 झापड़ मार दिया, यस लड़ाई सर, हो गई, हो गई, आप आपने यूज्ड भी टू हैं, मारा। आपने भी मारा, आप हाँ, यूज्ड टू हैं। तो वो सब आप बचपन से सीख रहे होते हैं। ये सब एक्चुअली पर्सनालिटी डेवलपमेंट का बहुत बड़ा पार्ट है। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू गो आउट एंड प्ले। मैं सबको यही बोलता हूँ, पढ़ाई करिए, करिए। लेकिन सिर्फ पढ़ाई मत करिए, बाहर निकलिए, खेलिए कूदिए। इट इज मोर देन ऑल वर्क एंड नो प्ले मेक्स जैक अ डल बॉय, जो कहावत है, तो वही है सेम। आप किसी काम के नहीं रह जाएंगे अगर आप बाहर नहीं निकलते हैं। हेल्थ से लेके, दिमाग से लेके, कैरियर से लेकर के, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप नहीं सही से चलने वाले अगर आपने सब कुछ नहीं किया है लाइफ में। अच्छा सर, डॉक्टर नीरज सर को कौन सी मूवी पसंद है? नीरज सर को हाँ, मेरी फेवरेट, एक तो मुझे लगता है तारे ज़मीं पे। ओके, हाँ, ये मेरी फेवरेट मूवी है। और इंस्पिरेशन। हाँ, और एक तारे ज़मीं पे ही मुझे लगता है मेरी। सॉन्ग सर, सॉन्ग्स तो बहुत से। एक लगता होगा ना आपने अपने जब स्कूल के टाइम जो वाला सॉन्ग गाते रहे होंगे। हाँ, किशोर कुमार के गाने गाते थे हम तो स्कूल के टाइम पे। अभी भी खैर किशोर कुमार के गाने पसंद है, बहुत पसंद है। हाँ, सदाबहार। अच्छा सर, जब आप लोग एमबीबीएस करते थे तो आप लोगों का क्या ये था कि चलो, आप लोगों को भी तो वो आ जाता होगा, क्या कहते हैं, पढ़ते पढ़ते बोर हो जाते होंगे, तब आप लोग क्या करते थे? कि मैं देखिए कभी पढ़ते-पढ़ते बोर नहीं हुआ। हाँ, मैं काफ़ी एक्स्ट्रा करिकुलर हॉबीज़ थी मेरी। मैं म्यूज़िशियन था, अच्छा, तो मैं गाना बजाना शुरू से ही करता रहता था, और जैसे बताया क्रिकेट खेलता था, तो कभी ऐसा बोर नहीं हुआ पढ़ते-पढ़ते। ठीक अच्छा, कोई था। हॉबी का ये राजनेता भी फ़ायदा है। आपको पसंद है सर? हाँ, अपने पीएम जी बहुत पसंद हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी, जी। बिल्कुल हाँ, बहुत और पसंद है। उत्तर प्रदेश में वो हमारे सीएम साहब बहुत पसंद हैं, योगी जी, डेफ़िनेटली। ओके, और हमारे भूतपूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी, वो भी बहुत पसंद हैं। ओके सर। सर, आज आपने हमारे चैनल पे बात की, आपने हर मुद्दे पे सबको समझाया, छोटी छोटी बातों पे भी लोगों को गाइड किया है कि हड्डी को लेकर के, कैल्शियम को लेकर के जो भ्रांतियां थी उनको भी हटाने के लिए आपने चीज़ें बताई हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप जी, आपका हमारे भी चैनल धन्यवाद। में इतने लोगों को आप इंस्पायर किए, बताए क्या करना है और कैसे अपने आप को मजबूत रखना है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद।